देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखी थी, वो सब चीज़ें आपको आती हैं। आप क्लास 12th से मैट्रिसेस पढ़ते आ रहे हैं, तो वो कोई नई चीज़ नहीं थी, ठीक है। नया जो है मैं आज बताता हूँ आपको। उसी बेसिक जो चीज़ें आपने पढ़ी थी, उसी बेसिक से मैं क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन डेफिनेशन से बन सकती हैं, वो मैं बताता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, आप ये सारी चीज़ें जब पढ़ रहे हैं ना, डेफिनेशन से विशेष ध्यान दीजिए। डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैट्रिक्स की मैंने जब बात की थी तो मैंने कहा था एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है mn नंबर्स का, जिसमें m रोज होती हैं, n कॉलम्स होती हैं, ठीक है। m रोज n कॉलम्स होती हैं, ठीक। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रो और कॉलम का ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको रोज कहते हैं और इसको आप क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ ए इज इक्वस टू, मैं बेसिक, आप क्लास 12th की एनसीईआरटी खोलेंगे, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखिएगा क्या है, ए इज इक्वस टू, अगर मैं लेता हूँ क्या, ध्यान से देखिएगा, A11 A12 अप टू एन सोन A1n, ठीक है। A21 A22 डॉट डॉट A2n, और यहाँ से लेते हैं AM1 AM2 डॉट डॉट AMN। ये m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अगर किसी सेट A में मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 0,1, एक्चुअल में एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये है, A इज इक्वस टू -1,0,1, ये है, मैंने ये लिया है। तो दोनों को बताता हूँ। अगर मैं आपको बेसिक इसका बता दूँ तो चाहे क्वेश्चन कैसा ही हो आप कर लेंगे उसको। तो ये कहना चाहता है कि अगर एलिमेंट आप इनको लेते हो तो टोटल नंबर ऑफ कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो m क्रॉस n की। सर, अगर मैं आपको m क्रॉस n के लिए जनरलाइज करके रूल पढ़ा दूं, तो चाहे वो एग्जाम में जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसने पूछा है 3x3 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं आप। अगर मैं आपको m क्रॉस n के लिए पढ़ा देता हूं, तो आप चाहे आपसे पूछा जाए 3x3 की, चाहे आपसे पूछा जाए 4x4 की, आपसे पूछा जाए 2x2 की, किसी भी ऑर्डर की पूछे आप बना सकते हैं। तो देखिए सर, ध्यान से इस बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन ये है कि A कोई सेट है जिसमें 0,1 एलिमेंट लिए, तो नंबर ऑफ कितनी मैट्रिसेस आप बना सकते हैं, इन एलिमेंट्स को लेके m क्रॉस n की कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। तो ये प्योरली क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कितने तरीके से यहाँ फिल कर सकता हूँ 0,1, और यहाँ पे भी फिल करने के तरीके क्या है मेरे पास, 0,1 अप टू एन सोन, जितने भी ये फर्स्ट में आपको कॉलम दिख रहे हैं, हर कॉलम में हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइस है। यहाँ पे या तो 0 फिल किया जा सकता है या 1 फिल किया जा सकता है, ठीक है। और कॉलम कितनी है इसमें, ये होते हैं कॉलम। ये क्या होते हैं, कॉलम। ये क्या होते हैं, कॉलम। और ये क्या होती हैं सर, रो होती है। ध्यान से समझिए मेरी बात को, ये क्या होती है, रो होती है। तो इसमें कॉलम कितनी है, n कॉलम है। तो n कॉलम है, तो यहाँ पे फिल करने के तरीके कितने हो गए, 2 टू दी पावर n। क्यों हुए, इस बात को समझ रहे हैं ना आप, 2 2 2 2 कितनी बार, n बार। तो 2 को जब आप n बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 अप टू एन सोन 2 की n टाइम जब आप इसको करोगे तो आपको 2 की पावर n ही मिलेगा ना। और इसी प्रकार जैसे ये पहली रो की मैंने बात करी, इसी प्रकार इसमें आप जब बात करोगे तो इसको फिल करने के तरीके कितने होंगे, 2 की पावर n। यहाँ पे भी फिल करने के तरीके कितने होंगे, 2 की पावर n। ये फिल करने के तरीके आपको मिलेंगे। अगर अब मैं टोटल वेज निकालूं, टोटल नंबर अगर निकालता हूं, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी बनेंगी, कितनी बना सकता हूं मैं, ठीक है। क्योंकि फिल करने के तरीके इतने हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस जब आप कहोगे तो वो कितनी बनेंगी, 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर n इंटू अप टू एन सोन कितना, 2 टू दी पावर n कितनी बार, m टाइम। m टाइम क्यों सर, क्योंकि ये कॉलम लिखे हैं हमने, तो कॉलम है ना, यहाँ फिल करने के लिए कॉलम बना रहा हूँ मैं आपको। और ये रो कितनी है यहाँ पे देखिए आप,
ये एक रो है, ये दूसरी रो है, इसी प्रकार कितनी रो है, m टाइम है, तो 2 टू दी पावर m इंटू n ये आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको जर्नल पढ़ा दिया। इस जर्नल को अगर आप समझे हैं तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछे, अब आप इस क्वेश्चन को लगाइए। ये अगर आपसे पूछता है कि 2x3 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं आप, यदि एलिमेंट कहाँ से उठाएं, सेट ए से। सेट ए क्या है आपके पास, 1, -1, 0। इसका मतलब यहाँ कितने हैं एलिमेंट, 3 हैं। तो मैं अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन 3 के लिए बनाऊंगा सर। अब फिल करने के तरीके यहाँ पे 3 आ जाएंगे। तो ये 2 की पावर n जो था ना सर, अब वो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर ये 3 की पावर n हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिल करने के तरीके अब 3 आ जाएंगे ना, 3 चॉइस आ जाएंगी इसकी। जो 2 चॉइस थी, अब आपके पास ये चॉइस 3 हो जाएंगी सर। एक 0, एक -1, एक 1 हो जाएगी। तो अगर चॉइस ये हो गई तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो जो आंसर उसका बनेगा, ये 3, ये एलिमेंट लेके m क्रॉस n की कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूँ, तो वो 3 टू दी पावर कितनी हो जाएंगी, m इंटू n हो जाएंगी। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे देखिएगा, तो 3 टू दी पावर क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, 3 टू दी पावर m इंटू n कितना है, m कितना है 2, n कितना है 3, तो कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूँ, 3 टू दी पावर कितना, 6, 3 टू दी पावर 6 मैट्रिक्स बना सकता हूँ। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 0, 1। इससे आप 3x3 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो आप झट से मुझे बता देंगे। यहाँ 2 हैं तो 2 की पावर कितना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, a इज इक्व टू आपके पास -1, a, b, c, ये एलिमेंट है, इससे कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं आप, किस ऑर्डर की, 4x4 की। तो अब आप बिल्कुल बता देंगे। पहले चॉइस कितनी है, 4 है, तो ये बेस में क्या आ जाएगा इसका, 4, और 4x4 की बनाना ना। यहाँ एलिमेंट कितने हैं, देखिए एलिमेंट कितनी है, एलिमेंट कितने, 1, 2, 3, 4, जितने एलिमेंट है बेस में वो आएगा। क्यों आएगा, मैंने कहा कि चॉइस आपके पास बदल गई है। तो आप 4 की पावर कितना करेंगे, यहाँ पे 4x4 करेंगे। अगर आप बेसिक डेफिनेशन को समझे हैं तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसको कर ले जाएंगे सर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन बेसिक से मैंने बताया आपको। अब मैं आता हूँ जरा आगे बढ़ें, तो ध्यान दीजिएगा, जरा हम आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स के बारे में ही अगर कहीं पे ये वर्ड समझ में, ये लिखा है नॉन जीरो, ध्यान से बात को समझिएगा, नॉन जीरो और नॉन नल मैट्रिक्स के बारे में लिखा है, नॉन नल मैट्रिक्स। तो आप इसका मतलब ये समझेंगे, कम से कम एक एलिमेंट जो होगा मैट्रिक्स में वो नॉन जीरो होगा सर, कम से कम, एटलीस्ट 1, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। उसको हम नॉन जीरो या नॉन नल मैट्रिक्स कह देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स की मैं बात करता हूँ। कुछ डेफिनेशन मैंने कराई नहीं थी कल, सीधे आगे उसमें बढ़ गया था, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इक्वल मैट्रिक्स, सर इक्वल मैट्रिक्स की जब आप बात करते हैं तो A इज इक्व टू आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है AIJ। इन डेफिनेशन को आप ध्यान से समझिए, ये नहीं कि हमें आता है इसी में से क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, ठीक है। A इज इक्व टू AIJ, M क्रॉस N की मैट्रिक्स है। B इज इक्वल टू BIJ, ये क्या है आपके पास, R क्रॉस S की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स तभी कहलाएंगे, मतलब जब A इज इक्व टू B होगा। तो A इक्व टू B होने के लिए पहली बात तो M इज इक्व टू आपके पास R हो, N इज इक्व टू S हो, ऑर्डर सेम हो, साथ में AIJ इज इक्वल टू BIJ हो, AIJ इज इक्व टू BIJ हो। इसी डेफिनेशन पे बेस्ड आप NCERT में पढ़ेंगे। ABCD एक मैट्रिक्स दे रखी है,
ये सम के फॉर्म में भी दे सकता है लीनियर इक्वेशन बना के, और ऐसे भी दे सकता है। 1 2 3 मैं बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। 4 आपसे पूछा गया है दो मैट्रिक्स इक्वल हैं ए और बी। पहले मैंने देखा इसका ऑर्डर 2 है और इसका भी ऑर्डर मैंने देखा 2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ए इक्वल टू बी है, तो ए बी सी डी का मान निकालो। तो हमने डेफिनेशन के दूसरे पार्ट में क्या कहा है, ए इक्वल टू बी है, तो डेफिनेटली ए इसके बराबर होगा, बी इसके बराबर होगा। इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1, बी इज इक्वल टू क्या आएगा 2, और सी इज इक्वल टू क्या बनेगा 3, डी इज इक्वल टू क्या बनेगा 4। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सर, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे हम आगे एग्जाम में जो आए हुए हैं इसी के, लेकिन पहले बेसिक आप समझिए। अब आप इसको डेफिनेशन को घर में जाके अगर आप दोबारा देखते हैं तो यहाँ पे वो लीनियर इक्वेशन भी बना सकता है। यहाँ पे वो बना सकता है, यहाँ पे x प्लस वाई दे दे, और यहाँ पे आपके पास 0 दे दे, कुछ और दे दे, और यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ 5 दे दे, और 0 दे दे, 7 दे दे, और 8 दे दे। ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो चेक करो कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ भी कुछ दे दे। तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकती, ये गलत है। क्यों नहीं हो सकती इक्वल? इक्वल होने की दूसरी कंडीशन मैंने क्या लिखी यहाँ पे, कि पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ऑर्डर तो सेम है। अब आप देखेंगे जब ए आई जे को बी आई जे के इक्वल कंपेयर कराएंगे तो 0 इज इक्वल टू 8 होता है, कभी नहीं होता है। तो ये इक्वल वाली कंडीशन को ही फेल कर रहा है। तो इसके बारे में कितनी एक्स और वाई की कितनी वैल्यू हो सकती है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे ये इक्वल ही नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम एक केस और बताते हैं आपको कि दो मैट्रिक्स का सम और डिफरेंस कब पॉसिबल होगा, जब उनका ऑर्डर सेम हो। कहने का मतलब है ये ए आई जे बनी है m क्रॉस n की मैट्रिक्स, तो जो दूसरी मैट्रिक्स बी आई जे बनी है वो भी मेरे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी इनका एडिशन पॉसिबल होगा। और डिफरेंस भी निकालना चाहें आप, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी इस केस में पॉसिबल होगा सर, ठीक है। उसके बाद जरा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आगे देखिएगा आप, आगे अगर हम बढ़ें तो इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। एक वर्ड आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ होती है? ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर मतलब एक कांस्टेंट आपने लिया, आपने एक कांस्टेंट लिया k और एक मैट्रिक्स ली a, इसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। यदि मैं मैट्रिक्स a लेता हूँ, क्या ए आई जे ऑफ m क्रॉस n, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ए आपसे बात की जाए तो के ए क्या हो जाएगा, इस k से अंदर के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा सर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। अब इसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जरा सा मैं आगे बढ़ूँ तो कुछ प्रॉपर्टी इसकी बता देता हूँ इसके साथ। k को जब a प्लस बी के साथ आप इस तरीके से ऑपरेट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी रखेगा के ए प्लस के बी, के ए प्लस के बी। दूसरा देखिएगा k प्लस एल, ये दो स्केलर हैं, इसको a के साथ मैं डिस्ट्रीब्यूट करा रहा हूँ तो के ए प्लस एल ए बना देगा। ये k और l क्या है? स्केलर हैं, ध्यान दीजिएगा। k और l क्या है? यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी बात, यदि आपसे कहा जाए k इंटू एल ऑफ a, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही तो है जनरली, ये k ऑफ एल ए। ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। एडिशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, उसको और सीखिएगा आप, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में वो भी हम पढ़ेंगे सर। देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जनरल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है सर, इसमें ध्यान दीजिएगा आप। होता क्या है कि यदि एक मैट्रिक्स A इज इक्व टू मुझे दिया है ए आई जे m क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स B दे रखी है आपको B J के, ठीक है, और ये n क्रॉस P, कहने का मतलब है
इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है ना, यहाँ नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, ये सब जानते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके इस रो को दूसरी पहले तो ऑर्डर देखूंगा मैं, इसके इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा पहला एलिमेंट, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अब इसमें समझिए, आप समझने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या ये ए बी और बी ए हमेशा डिफाइन होगा? पहली बात, ए बी अगर डिफाइन है तो क्या बी ए डिफाइन होगा? तो मैं ये लिखता हूँ ए आई जे, कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस बात को, 2x3 की, और बी दूसरी मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं बी आई जे 3x4 की। अब आप यहाँ से उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। मैंने लिखा ये ए है मेरे पास, मैंने लिखा ये बी है मेरे पास। ए बी तो पॉसिबल है सर, ए बी तो पॉसिबल है, लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है। तो ए बी और बी ए हमेशा पॉसिबल नहीं हो, ये जरूरी नहीं। पहली बात, ए बी और बी ए हमेशा पॉसिबल हो ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात करता हूँ मैं, इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, 4x5 की ले लो, एक 5x6 की ले लो डिफाइन। ए बी डिफाइंड है, बी ए डिफाइंड नहीं है, ऐसा हो सकता है। जैसे इसको ये भी बोल सकते हैं आप, ए बी तो डिफाइन है लेकिन बी ए डिफाइन नहीं है। लेकिन ए बी और बी ए दोनों डिफाइन हो, ए बी और बी ए क्या ऐसा पॉसिबल है जब ए बी और बी ए डिफाइन हो दोनों? ये मैंने ले ली 2x3 की, और बी मैंने ले ली बी आई जे 3x2 की, सॉरी बी आई जे क्या ले लेते हैं हम, हाँ 3x2 की ले लेते हैं, 3x2 की। जब ए बी आप निकालोगे तो ए बी जो मैट्रिक्स मिलेगी वो डिफाइन है, देखिए 2x2 की मिलेगी। और बी ए जब आप निकालोगे, बी ए ध्यान दीजिएगा, बी ए क्या मिलेगी, 3x3 की मिलेगी। तो ये केस क्या हो गया, क्वेश्चन बन सकता है क्या ए बी और बी ए डिफाइन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दोनों निकल जाएंगे इसमें। लेकिन चाहे डिफाइन हो या ना हो, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इस बात को ध्यान दीजिए। सर उसका लॉजिक क्या है वो बताता हूँ मैं। उसका लॉजिक ये है कि यहाँ जब आप लिख रहे हैं, मान लेते हैं ऑर्डर दोनों का सेम भी हो गया, मान लेते हैं यहाँ 2 2 3, यहाँ 5 6 7 लिखा आपने, ठीक है, यहाँ 6 5 लिख दिया। तो जब ए बी जब आप निकालेंगे तो इस रो के एलिमेंट को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब आप बी ए निकाल रहे होंगे ना, उस केस में इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो चाहे डिफाइन हो चाहे डिफाइन ना हो, वो दोनों केस में आप ये कह देंगे सर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी तो बी ए के इक्वल नहीं आ सकता। कभी आ गया एलिमेंट एक जैसे ले लिए तो वो ले लिए, ठीक है, तब आ सकता है। ए बी और बी ए एग्जिस्ट करें, ऑर्डर सेम हो, एग्जिस्ट करें, ऑर्डर सेम हो, जैसे 2x2 की लिया, ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट। इस स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ए बी एंड बी ए, ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट, दोनों के दोनों क्या करें, एग्जिस्ट करें, एग्जिस्ट कॉमा ऑर्डर सेम हो कोई बात नहीं, ठीक है, बट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। दीजिए एक एग्जाम्पल ऐसा, ए इज इक्वल टू, मैंने लिखा ये मैट्रिक्स 1 2 3 4, और b इज इक्वल टू लिखा आपने 7 9 6 8। देखिए ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे और दोनों का ऑर्डर सेम होगा, 2x2 की मिलेंगी। लेकिन जब आप ए बी निकालोगे कुछ और आएगा, बी ए निकालोगे, ए बी निकालोगे, तो इसका पहला एलिमेंट देखो ये आएगा, ये कितना आएगा, 7 + 6, ये 6 है ना, 7 + 12, 7 + 12 ही आएगा ना पहला एलिमेंट इसका। ए बी जब आप निकालोगे 1 × 7 7 + 2 × 6 12, तो ये आ जाएगा आपका 19 शायद ना। लेकिन जब आप बी ए निकाल रहे होगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उसका पहला एलिमेंट क्या मिल जाएगा, इससे कर रहे हो ना, 7 + 18 मिल जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, ऑर्डर भी सेम है, लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ पे ए बी बी ए बोथ डिफाइंड भी हैं, ऑर्डर भी सेम है, लेकिन ए बी बी ए के इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हमने आपको बाय डेफिनेशन समझा दिया है, ठीक है, अलग अलग आ जाएंगी ना। अब अगली चीज़ देखो, इसी मैट्रिसेस में क्या ये पॉसिबल है कि a + b करूँ वो b + a के इक्वल आ जाए? बिल्कुल आ जाएगा।
क्योंकि जब दो मैट्रिक्स को आप जोड़ते हो ना, उन मैट्रिक्स को जोड़ने का तरीका क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग ऑर्डर सेम होना चाहिए उनका, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप जोड़ते हो। जैसे आपने लिखा यहाँ पे ए आई जे लिखा, ठीक है, यहाँ ए आई जे लिखा, मैट्रिक्स बनाई, दूसरी मैट्रिक्स बी आई जे लिखा, ये तो एलिमेंट है, स्केलर हैं ये। इन स्केल ए प्लस बी जब आप करोगे तो ए प्लस बी आपके पास ए आई जे प्लस बी आई जे मिलेगा, क्या मिलेगा, ए आई जे प्लस बी आई जे। ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का, एक बात को ध्यान दीजिएगा। अब ये स्केलर हैं, ये स्केलर तो आपस में कम्यूट करते हैं ना, तो इसलिए ये स्केलर कम्यूट करते हैं तो ये अपने आप ही कम्यूट हो जाएंगे। एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसा मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर सकते हैं, इस बात को समझिएगा। आप ऐसा मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। जरा और आगे बढ़ता हूं मैं, देखिएगा आप, अब बताता हूं मैं इसी में आगे। ए नॉन जीरो है और बी भी क्या है आपके पास, नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। क्या ए बी इज इक्वल टू जीरो आ सकता है? अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो सर अगर पूरा डिटेल हो, वैसे तो मैं यहाँ पूरा कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ कराऊंगा, उससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर भी आप बुक खरीदना चाहते हैं तो बीएससी के लिए ए आर वशिष्ठा की मैट्रिसेस की आती है खाली किताब, उस किताब को पढ़ लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं बनेगा आपका। वो तो इतनी अच्छी किताब है, उसमें मैट्रिसेस का अगर नेट में कोई क्वेश्चन आता है तो उससे बाहर वहाँ तक नहीं आता है, तो ये तो छोटा एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू, छोटा एग्ज़ाम नहीं बोलूँगा लेकिन नेट के कंपैरिजन में उतना लेवल नहीं है इसका। ए इज इक्वल टू मैंने क्या लिया सर, 1 0 0 0, और बी इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, बी इज इक्वल टू लिया 0 1 0 0, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को। जब आप ए बी निकालिएगा तो ए बी इज इक्वल टू आपके पास मिल रहा है 0 1 0 0, शायद यही मिलेगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0 1, लेकिन बी ए क्या आ रहा है, बी ए जब आप निकालेंगे तो 0 0 0 0 आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, ए बी नॉन जीरो हो, बी बी नॉन जीरो हो, क्या ए बी जीरो हो सकता है? जरूरी नहीं कि ए बी जीरो, क्या बी ए जीरो हो सकता है? यस, बी ए जीरो निकाल दिया मैंने। ए बी भी जीरो हो सकता है, आप ऐसी मैट्रिक्स बना दो, इनको बदल दो तो ए बी भी जीरो हो सकता है, ठीक है। ए बी जीरो हो, दूसरा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ से क्या निकला कि यदि बी ए जीरो हो तो ज़रूरी नहीं कि ए बी जीरो होगा, कोई एक जीरो हो सकता है, दूसरा जीरो नहीं हो सकता, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें मैं बता रहा हूँ, हम नंबर के केस में सर ये पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको मैं ये लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये नंबर में होता है। अब आपसे मैं बात करूँ, यदि ए एक मैट्रिक्स से है, बी दूसरी मैट्रिक्स से है, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। कैसे हुआ ये? आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। और अब भी आपने पढ़ रखा है कि ए बी जरूरी नहीं कि बी ए के इक्वल हो, तो ये मैट्रिसेस के केस में जरूरी पॉसिबल नहीं है सर, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आप कर रहे हैं तो ये यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? वो पॉसिबल होगा यदि ये जीरो आ जाए, ये भी जीरो आ जाए, तो तब आपके पास ये वैल्यू बराबर आ जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कंडीशन बन जाएगी तब, ठीक है। नंबर में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरीके का है, यहाँ पे लगेगा नहीं, ठीक है। अगली चीज़ मैं बताता हूँ, इसी में आगे ज़रा सा और बढ़ता हूँ मैं तो। और देखिए ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ सर, बिल्कुल बेसिक। यदि मैं आपसे कहूँ a इज इक्व टू 1 1 1 1 और b इज इक्व टू मैं लेता हूँ आपके पास एलिमेंट 1 -1 -1 1, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब मैं ए बी निकालूंगा इनमें से तो आप देखेंगे 0 0 0 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ मैट्रिसेस दो दे रखी हैं आपको, उनका कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है,
तो क्या उनका प्रोडक्ट जीरो आ सकता है? यस, आ सकता है। ये क्वेश्चन ही बन जाएगा अपने आप में। दो मैट्रिसेस हैं जो कि दोनों की दोनों नॉन जीरो हैं, क्या उनका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी चीज़, यदि ए बी जीरो हो तो जरूरी नहीं कि बी ए भी जीरो हो जाए, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन ए बी जरूरी, ए बी अगर जीरो हो तो बी ए जरूरी नहीं, इस केस में तो आ जाए, लेकिन इन जनरल जरूरी नहीं कि ए बी जीरो होने पे बी ए जीरो हो जाए। उसका लॉजिक अभी बताया, क्योंकि रो को कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये पॉसिबिलिटी वहाँ फेल हो जाती है। तो एक चीज़ और बताता हूँ, लास्ट चीज़ में आपको, ठीक है, फिर इसको करेंगे आगे को, हम धीरे धीरे से कर रहे हैं। यदि मैं आपसे कहूँ ए और बी कोई दो मैट्रिसेस हैं, तो ए प्लस बी का क्यूब इज इक्व टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर तो सर ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ अभी तो बताया मैंने आपको, ये एक्सपेंशन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। कभी ये इक्वल हो सकता है? यस हो सकता है, यदि ए बी आपके पास जीरो आ जाए, ठीक है ना, आपके पास ए बी जीरो आ जाए तो उस केस में ए बी और बी ए बराबर हो जाएं, ठीक है। यदि दोनों जीरो हो जाएं तो उस केस में इक्वल हो सकता है, और इक्वल में वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर तब बन जाएगा, ठीक है सर। तो इतना देखिए आप, इसको ज़रा सा पढ़ने के बाद, एक बार सुनने के बाद, फिर अपनी किताबों को पकड़िए, किताबों से ज़रा सा रिवाइज कीजिए, फिर आगे मिलते हैं। इतना देखिए आप, बिल्कुल बेसिक से, आपका यूनिट 1 से ही मैं आपको करा रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं सर।